Welcome back, my eager learners. So let's start the chapter number 13 of your course book, which is sound, right? So अब हम sound के बारे में पढ़ेंगे. So warm up exercise. Every day we hear sound from various sources like human, birds, bells, machine, vehicles. So many different types of sounds we are hearing. Or sound is the medium through which we can communicate our thoughts with others and understand others as well, right? तो हम सुनकर ही अपनी बातें या बोलकर ही क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं. सो इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? तो बट साउंड होता क्या है, कैसे, अगर मैं बोल रही हूँ तो कैसे दूसरा पर्सन इसको सुन पा रहा है और कैसे इस बीच में, क्योंकि क्या मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर रहा है. सो साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, सिमिलरली साउंड भी इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी. और एनर्जी वी ऑल नो कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. और क्या होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं. जैसे केमिकल फॉर्म, केमिकल एनर्जी है, उसको साउंड एनर्जी में कर दिया. फिजिकल मस्कुलर एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको चेंज कर दिया. सो सिर्फ हम मोड चेंज करते हैं एनर्जी का, बट एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना ही क्रिएट की जा सकती है. So sound plays an important role in our life of humans. You get to know about many things happening around you by the sounds they make. तो जैसे कि हमें जब हम पेडलिंग करते हैं तो साइकिल की से भी आवाज आती है, और जब हम डोर ओपन करते हैं तो भी आवाज आती है. तो बहुत सारी साउंड्स आती है, कुछ लाउडर होती है और कुछ थोड़ा फेंट साउंड्स भी होती हैं, और कुछ ऐसी साउंड्स भी हैं जो हम नहीं सुन पाते हैं बट वो प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि हमारे ईयर्स की एक कैपेबिलिटी है, एक लिमिट है कि वो किस लेवल से किस लेवल तक की साउंड को सुन पाएगा. सो साउंड प्रोडक्शन, साउंड होता है वाइब्रेशन के थ्रू. सो जिन भी सोर्सेज, जो भी सोर्सेज वाइब्रेट होती हैं, तो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. आपने देखा होगा मॉस्किटो वो कितनी जल्दी जल्दी अपने विंग्स को फ्लैप करता है. सो फ्लैपिंग करने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. सिमिलरली हनी बी को अगर आप देखो तो वो भी ऐसे अपने विंग्स को फ्लैप करती है. तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से. सो इट ऑसिलेट्स. ऑसिलेट्स का क्या मतलब होता है? ऑसिलेशन वी ऑल नो कि अगर आप एक पेंडुलम लो और उसमें एक बॉब को हैंग करो और आप उसको थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा एक जर्क दो, तो जब वो मूव करता है तो एक पोजीशन पर जाएगा, देन इट विल कम टू दी ओरिजिनल यानी मिड पॉइंट, एंड देन इट विल गो टू दी डिफरेंट डायरेक्शन, एंड व्हेन इट विल कम टू द मेन पॉइंट. तो ये एक वन ऑसिलेशन हुआ, लेफ्ट जाना, फिर मेन पोजीशन पे आना, फिर राइट जाना. सो दिस काउंट्स एज ऑसिलेशन. तो वाइब्रेशन क्या होता है, ऑसिलेशन होता है. सो इट मीन्स दैट पोजीशन परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन. इस मोशन को क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टू एंड फ्रो मोशन, आगे जाना एंड पीछे आना. So sometimes the vibration produced are visible. Example, the ringing of bell in temple or in school. So जब हम स्कूल में हमारा ब्रेक टाइम होता है तो क्या होता है, बेल रिंग होती है. And in some cases the vibration produced are invisible. So बहुत बार ऐसा होता है कि vibrations क्या होती है, vibrations कुछ आपको हिलता हुआ दिखता है. जैसे बहुत बार vibrations visible होती हैं और बहुत बार vibrations विजिबल नहीं होती है, राइट? जैसे अगर आप कोई एक स्टोन पानी में, कोई स्टिल वाटर है उसमें पॉन्ड में, अगर आप एक स्टोन थ्रो करते हो तो आप देखो ऐसे 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 गोल 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 इस तरह की वो बन जाती है. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. सो वाइब्रेट होता है, पानी हिलता है, ठीक है? सो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड्स प्रोड्यूस होती है. सो वी कैन ओनली हियर द साउंड बट डू नॉट सी द वाइब्रेशन. सो बहुत बार वाइब्रेशंस विजिबल होती हैं, बहुत बार वाइब्रेशंस विजिबल नहीं होती हैं. सो टेक अ ड्रम एंड प्लेस सम ड्राई राइस ग्रेन्स ऑन द मेम्ब्रेन. एक ड्रम लिया, ड्रम का मतलब वो जो ढोल वाला ड्रम होता है बेसिकली, तो उस पर एक मेम्ब्रेन स्किन लगी होती है. अगर आप उसके ऊपर
कुछ राइस के ग्रेन्स रख दोगे और अगर आप उसको बीट करोगे तो आप देखोगे उसके अंदर वाइब्रेशन होती है और वो ग्रेन्स जो हैं वो मूव करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं, राइट। सो हिट द मेम्ब्रेन स्लाइटली सो यू विल हियर अ फेंट साउंड। सो बच्चों डिपेंड करता है, वाइब्रेशन विजिबल होती है, कुछ में नहीं होती है, जिसमें विजिबल हो रही है यानी कि उसमें एम्पलीट्यूड, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यानी कि जितनी ज्यादा लाउड होती है वॉइस उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन होता है और विजिबल होता है। अगर वॉइस फेंट है, हल्की है, नहीं दिख और वाइब्रेशंस भी हमें नहीं दिखते हैं फेंट वॉइस में। So see the dry rice grain dancing up and down. It happens because of the vibrations produced in the membrane when it is hit gently. So धीरे से आप उसको हिट करोगे मेम्ब्रेन को और उसपे से राइस जो है क्या करेंगे, राइस में मूवमेंट होगा। वो किस वजह से होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन को हिट करने पर उसमें वाइब्रेशन होते हैं। सो वी हैव अ एक्टिविटी, टेक अ टर्निंग फॉर्क। तो टर्निंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क बेसिकली इसमें डबल वाला होता है। नॉर्मल फॉर्क जो हम खाते हैं उसमें 3 या 4 ऐसे स्ट्रिप्स होती है लॉन्ग लॉन्ग, सो ट्यूनिंग फॉर्क में 2 होती है और ये थोड़ा हार्ड होता है। So vibration by striking it prong to a rubber pad, bring it near to your ear. So do you hear any sound? So attachment of the prongs of the vibrating. Actually ये vibrations को check करने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप vibration कैसे feel कर सकते हो। So simple is, अगर vibration जो है यानी कि अगर voice faint है, हल्की है, तो vibrations कम होंगे और अगर sound तेज है, लाउडर है, तो वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, विजिबल होते हैं, बट वाइब्रेशन होता जरूर है क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होती है सिर्फ वाइब्रेशन से। नाउ वी हैव म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी इसी फिनोमेना पे वर्क करते हैं। सो साउंड्स आर लैक द म्यूजिकल क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड नॉइज। सो जो नॉइज होती है चिल्ड्रन, नॉइज बहुत अनप्लेजेंट होती है, हूटिंग की साउंड भी और इरिटेबल होती है। ये बहुत सारे व्हीकल्स में हमने देखा कि जो हॉर्न्स होते हैं वो हॉर्न करते रहते हैं, राइट। तो ये बहुत इरिटेटिंग साउंड्स होती है। जब एयरप्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है तब जो साउंड, या फिर जब लैंडिंग होती है तो उस समय जो साउंड्स प्रोड्यूस होती है, दीज साउंड्स आर वेरी इरिटेटिंग। तो ये होता है नॉइज। So which means transport are resulted in noise pollution. The effects are hearing ability and create a danger of deafness to people in the noise pollution. So लोगों को in fact deafness की भी problem हो जाती है। तो और इसके अलावा कुछ लोगों की हेयरिंग कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ता है। सो अगर हम बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन में रहते हैं, सो इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग ऑन आवर ears. So it is for the reason that the people working in industries are advised to use ear protectors. Ear protectors use करने से हम अपने ears को थोड़ा सा बचा सकते हैं, right? So अब हम डिस्कस करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Why we are discussing musical instruments? क्योंकि we will see कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है। So basically three types है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर और वाइब्रेशन इन वुड, मेटल और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और हमने बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो स्ट्रिंग की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो द क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स गोज फार बैक इन हिस्ट्री, सो दे मे बी प्लग, बोर्ड और स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब ऐसे उस पे स्ट्राइक किया जाता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर उसको प्लग किया जाता है, जैसे आप देखते हो सितार, उसमें ऐसे 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 करके प्लकिंग की जाती है स्ट्रिंग्स की, तो प्लग होता है और प्लकिंग होती है, स्ट्राइकिंग होती है और इसके अलावा बोर्ड होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो पियानो हैज द स्ट्रिंग्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ, द स्ट्रिंग्स आर स्टक इन द पियानो टू प्रोड्यूस द म्यूजिकल साउंड। सो पियानो में आपने देखा है लंबी लंबी स्ट्रिंग्स होती है, उनको स्ट्राइक किया जाता है, स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो स्ट्रक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स that use plugged strings to varied length including the sitar, veena, harp and guitar. तो ये सब string instruments हैं। इन string instruments को, strings को क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है और तब साउंड प्रोड्यूस होता है। A very important group of string musical instrument is the violin and double brass. So violin है और एक
डबल बास है, इसमें क्या होता है, इसमें बो किया जाता है, यानी आप एक लॉन्ग सी स्टिक होती है उसको जब हम इस पे स्ट्रिंग्स पर ऐसे रब करते हैं या इस तरह से मूव करते हैं, देन साउंड प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज कॉल्ड बो. Bowed, and these instruments are bowed to produce the sounds at different pitches. So violin produces the musical sound of the highest pitch. Highest pitch मतलब इस जो violin basically जो double bass है, ये violin थोड़ा छोटा होता है, double bass इससे डबल साइज का होता है या ट्रिपल साइज का होता है, इससे साइज में बहुत बड़ा होता है, राइट. तो वायलिन और डबल बास में डिफरेंस ये होता है कि दोनों ही बोर्ड इंस्ट्रूमेंट है. वायलिन पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होता है, वेयरएज जो बोर्ड यानी डबल बास है उस पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लोअर पिच का होगा. सो दिस इज द डिफरेंस. यानी पिच की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वॉइस पतली है या उसमें तीखापन है. नेक्स्ट इज विंड इंस्ट्रूमेंट्स. सो विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें विंड ब्लो करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है. So the instruments have been classified as brass and woodwind instruments. So दो तरीके से बनते हैं, या तो brass के बनते हैं या फिर wooden होते हैं, जैसे flute है. ये इसके अंदर क्या होता है, माउथ से एयर क्या की जाती है, एयर से एयर जब ब्लो करते हैं इस पे तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं. इसमें ये डिफरेंट एयर कॉलम्स होते हैं जिसको जो फ्लूट बजाता है वो अपने फिंगर्स को मूव करता है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. Right, so the brass instruments are usually made up of brass, as simple brass यानी brass से बने हुए हैं, or sometimes silver. So they differ in the method of varying the length of the air column. So the trombone. So trombone has a slide that alters the length of the air column. So एक instrument होता है इसमें हवा भरते हैं, उसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं, राइट. सो उसको एडजस्ट करते रहते हैं, हवा का एडजस्टमेंट होता रहता है और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट. और द ट्रम्पेट हैज वॉल्स दैट यूज्ड टू बी इंट्रोड्यूस एडिशनल सेक्शन ऑफ द कॉलम. सो फ्लूइड की तरह ही होता है, वो थोड़ा पतला होता है, लंबा होता है और मेटल का बना हुआ होता है ट्रम्पेट, राइट. सो द ब्रास इंस्ट्रूमेंट यूज द लिप्स एज डबल रीड. सो डबल रीड होती है जो ऊपर जहां से जिस एरिया को आप अपने लिप्स के साथ लगाते हैं और उसमें एयर ब्लो करते हैं, वो भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, उसको रीड बोला जाता है. सो डबल रीड टू सेट द सिस्टम इन वाइब्रेशन. So woodwind is the instrument such as clarinet are reeds of different kinds that determines their quality. So flute होता है, flute के अलावा clarinet होता है जो कि metal से बना हुआ होता है. इसमें different types के reeds use किए जाते हैं जिसकी वजह से quality of sound different होता है. The organ is the wind instrument. जो mouth organ भी हम बजाते हैं ना, तो वो भी एक wind से बजता है. So it is also a wind instrument consisting of pipes of wood or metal. So it can produce the quality of different wind instruments and string instruments to some extent. And the wind instruments include flute, shehnai and nada swaran, right? So ये wind instruments हैं. Next type of instruments होते हैं percussion musical instruments. So percussion instruments जैसे जल तरंग. So the class of instruments that are struck themselves rather than having strings to pluck और स्ट्रक और प्लग्ड बाय अ पर्सन. तो इसमें क्या है, ना तो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स नहीं है, इनको स्ट्राइक किया जाता है और तब इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे कि ढोलक, तबला, ड्रम्स, इनको स्ट्राइक करते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है इसके, उसको स्ट्राइक किया जाता है और साउंड प्रोड्यूस होती है. So they include vibrating bars or membranes. The stretched membranes are used in drums too. Various kinds such as tabla, dholak or mridangam. A drum is coupled system in which the struck membrane forces the opposing membrane to vibrate until the energy is used up. So as I told you, क्या होता है कि sound it's a type of energy. तो क्या होता है कि जब हमने उसको स्ट्राइक किया, यानी हमने अपनी एनर्जी उसको दी और स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हुआ, वो साउंड एनर्जी में चेंज हुई. सो सिंबल्स बेसिकली क्या होता है, मंजीरे, हिंदी में इनको मंजीरे बोलते हैं. सिंबल्स, बेल्स, बॉम्ब्स, जल तरंग आर मेटल्स ट्यून टू वन पिच, हेंस आर कॉल्ड मेटेलिक परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स. तो इनको स्ट्राइक किया जाता है. जल तरंग में भी ये स्टिक होती है, इससे स्ट्राइक करते हैं
और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसको स्ट्राइक करने, परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें विंड ब्लो करने से होती है, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स को प्लग करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। Now we have a project. Visit the music room of your school. Choose the musical instrument like sitar or guitar. Plug the strings of varying thickness and compare the sound produced by each. तो ये चीजें आप इतने इंस्ट्रूमेंट्स आप अपनी म्यूजिक लैब में, स्कूल में, you can go and you can enter into the music lab and you can use the different इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको उनकी साउंड में भी पता चलेगा एंड कितना डिफरेंस है, यानी कि जो साउंड है वो लो पिच की है या हाई पिच की है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द साउंड। साउंड पे क्या क्या फैक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं पिच की, लाउडनेस की, तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो लाउड साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, सॉफ्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इस साउंड को लाउड बोलेंगे या दूसरी साउंड को लो बोलेंगे। सो द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये हमें पता है दैट साउंड प्रोड्यूस होगी सिर्फ वाइब्रेशन से, राइट। सो वाइब्रेशन आर एक्चुअली ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड एट हायर स्पीड। ऑसिलेशन हम सबको पता है, जैसे एक पेंडुलम है, ये एक इसकी मीन पोजीशन है, जैसे इसको आपने हैंग किया है, ये बॉब है, और जब हम इसको थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये लेट्स से ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है, ये यहाँ तक आया, अब इसके बाद नहीं जा सकता, फिर वापस वो अपनी मीन पोजीशन में आएगा, फिर ये इस साइड मूव करेगा यहाँ से, फिर वापस एंड देन फिर हेयर। सो दिस इज काउंटेड एज अ वन ऑसिलेशन। सो ये वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, अ पेंडुलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्पलीट्यूड। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड रेफर्स द लाउडनेस ऑफ द वॉइस। कितनी वॉइस लाउड है, जितनी वॉइस लाउड होगी उतना ही दूर, यानी कि जो ये बॉब है, लेट्स से ये बॉब यहाँ की जगह यहाँ आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द हाई एम्पलीट्यूड, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो हाई यानी कि लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। और अगर साउंड स्लो प्रोड्यूस हो रही है, सो मीन्स हो सकता है वो सिर्फ यहीं तक जा पा रहा है या यहाँ तक भी जा पा रहा है, तो वो लो साउंड प्रोड्यूस होता है। सो जितना लो साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी जितना उसको कम ट्रैवल करना पड़ेगा इधर से इधर, इधर से इधर, उतना ही क्या होगा, उतने ही ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे। वो हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी में, राइट। So an oscillatory motion of a body pendulum is characterized by its amplitude. तो इसको ये पेंडुलम है, यहाँ पर दिखाया है एम्पलीट्यूड क्या है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी कि ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ पाएगा, राइट। सो मैक्सिमम लिमिट इसकी यहाँ तक है, और लेट्स से अगर वो यहाँ से इस पोजीशन तक आता तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, तो ये यहाँ तक एंगल बन जाता। तो ये एम्पलीट्यूड होता है, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, यानी उतने ही कम ऑसिलेशंस हो पाएंगे, राइट। So the maximum distance of an oscillating body in meters from its main position, so this is called amplitude. The time period of an oscillating body directly depends on the amplitude, because with the increasing amplitude, the time taken to complete one vibration also increases. Same thing I have already explained you कि अगर ये ज्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन हम कब काउंट करेंगे, ये मीन पोजीशन से यहाँ जाना, फिर वापस यहाँ आना, इधर जाना, एंड देन फिर यहाँ वापस आना, सो दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या होता है, ऑसिलेशन कम होंगे, राइट। तो यही चीज यहाँ बताई गई है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर छोटा है तो जल्दी जल्दी ऑसिलेशंस होंगे तो उतने ही ज्यादा ऑसिलेशंस हो पाएंगे। सो द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी रेफर्स द पिच ऑफ द साउंड। लाउडलेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाउडलेस मतलब एम्पलीट्यूड, एंड जो पिच होता है वो
रेफर किया जाता है या उसको प्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस इज वन एज द सेम थिंग और फ्रीक्वेंसी और पिच इज वन एज द सेम थिंग। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ज्यादा दूर तक जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, जिसको हम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक डिफाइंड टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशंस हुए। सो लेट्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हर्ट्ज और शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एच एंड स्मॉल ये जेड से। जैसे अगर किसी का अगर नंबर लिखा हुआ है लेट्स से 10 हर्ट्ज, राइट। सो 10 हर्ट्ज अगर लिखा हुआ है तो इट मींस एक सेकंड में 10 ऑसिलेशंस होते हैं, यानी कि उस साउंड की पिच हाई है, ठीक है। So number of oscillations per second if an object oscillates 10 times in a second, so frequency is 10 hertz, ठीक है। Now we have an activity, एक पेंडुलम आपको बनाना है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर की होगी। एक बॉब लेना है जो कि बॉब 25 ग्राम्स का होना चाहिए, उसका वेट with a hook to one its ends and the other end to hook and आयरन स्टैंड। सो 25 ग्राम्स का हमने एक बॉब लिया और इसके अलावा ये थ्रेड लिया जिसकी हमें लेंथ रखनी है 50 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऐसे हैंग कर देंगे और हैंग करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पुश करेंगे एंड देन वी विल काउंट द टाइम। सो यू विल कम टू नो कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, राइट। और एक बार एक पोजीशन को भी आप मार्क कर लेना, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सो 3 चीजें होती हैं, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। सो पिच यानी कि कितनी तीखी आवाज है, कितनी बारीक आवाज है, और लाउडनेस जो कि क्या है आपका एम्पलीट्यूड, जो कि कितनी तेज आवाज है। लाउडनेस का मतलब कितनी तेज हो। बहुत बार हम जब म्यूजिक सुनते हैं तो हम उसको बहुत लाउड म्यूजिक बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, लाउडनेस कम करो, थोड़ा स्लो कर लो वॉइस को, क्योंकि वो बहुत अनप्लेजेंट लगता है। सो हमारी ईयर्स की कैपेसिटी है कि हम इतना ही लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे ज्यादा क्या होगा, वो साउंड नहीं होगा, वो नॉइस होगा, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड पिच की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, अच्छा साउंड वेव्स की बात हो रही है। वेव्स साउंड कैसे ट्रेवल करती है। इफ आई एम स्पीकिंग, समबडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हाउ ही और शी इज एबल टू हेयर माई वॉइस, मैं कैसे वो मेरी आवाज सुन पाएगी या मैं क्या बोल रही हूँ वो कैसे उसको पता चलेगा। तो ये होता है सिर्फ क्योंकि साउंड जो है उसको ट्रेवल करने के लिए साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और वो मीडियम होता है एयर। सो एयर के थ्रू साउंड जो है वो ट्रेवल करके दूसरे पर्सन जो मेरे से थोड़ा दूर खड़ा था उसको सुनाई दे। अब अगर कोई ज्यादा दूर होता है तो हमें ज्यादा तेज आवाज में बोलना पड़ता है, यानी कि लाउड वॉइस में हमें उसको कुछ बताना पड़ता है। और अगर हमारे पास कोई बैठा है पास में ही है, डिस्टेंस कम है, तो क्या है, हम धीरे धीरे बोलेंगे तो भी वो पर्सन सुन लेगा, ठीक है। सो साउंड वेव्स, क्या हमें पता चला कि साउंड ट्रैवल करता है वेव्स की फॉर्म में, इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस दैट प्रोड्यूस द साउंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो हमने अभी बात की थी फ्रीक्वेंसी की, कि कितना टाइम वाइब्रेट करने में लग रहा है। तो जितना लंबा वो बॉब जाएगा, जितना एक वाइब्रेशन यानी एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा, तो एक सेकंड में हमें काउंट करने होते हैं कि कितने ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं। और अगर एक सेकंड में 10 ऑसिलेशंस हैं, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 हर्ट्ज, राइट। तो इसको हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, विच इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकंड, राइट। So on the musical scale, the note C has a frequency of 262 Hz and the note E is having the frequency of 330 Hz. जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स होंगे, जिनको म्यूजिक के बारे में आइडिया होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, उनको पता होगा। तो क्या होता है कि इसमें नोट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। सो सी नोट की फ्रीक्वेंसी 262 Hz होती है, इसके अलावा ई नोट की फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज होती है। सो पीपल आर यूजुअली एबल टू हेयर साउंड विद द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मैंने चैप्टर में बताया था कि हमारे ईयर्स की कैपेबिलिटी है और लिमिटेशंस है
कि हम किस रेंज के बीच में साउंड सुन सकते हैं। तो हम 20 हर्ट्ज के से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो साउंड प्रोडक्शन होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस लेवल में आती है, उसको ही सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड हमको नहीं सुनाई देती है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड हमें नहीं सुनाई देती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो 20,000 हर्ट्ज से नीचे कम की भी साउंड सुन पाते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड भी सुन पाते हैं। सो हर्ट्ज डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी और इन नॉर्मल लैंग्वेज विल से पिच, कितनी हाई पिच। So pitch is the human perception of the frequency of sound. The sound from a tuba have a low pitch and the sound from the flute have high pitch. ये example दिए, flute में high pitch होती है sound और tuba में low pitch sound होती है. Sounds with low frequency have low pitch and sounds with high frequencies have high pitch. Are we all clear about this? Pitch यानी कि frequency, लाउडनेस यानी कि एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लाउडनेस अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है। नाउ लाउडनेस ऑफ द साउंड, तो लाउड यानी आवाज धीमी आ रही है या आवाज तेज आ रही है। इसमें पिच का कोई मतलब नहीं है कि तीखी है, मोटी है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाउडनेस की बात हो रही है कि आवाज धीरे आ रही है या तेज आ रही है, राइट। सो द गर्ल कैन मेक अ लाउड। ये है सिंबल्स, ये मंजीरे, ये छोटे भी आते हैं। तो आपने देखा होगा छोटे, जब when we go to the temples और तो उसमें छोटे जो symbols हैं वो यूज किए जाते हैं। So clapping the cymbals together hardly, so she can make a low sound by clapping the cymbals together gently। और अगर हम इनको gently ऐसे clap करेंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, लो साउंड प्रोड्यूस होगी। बट अगर आप इसको और ज्यादा एनर्जी के साथ आप इसको आपस में ऐसे क्या करेंगे, जेंटली नहीं, हार्डली अगर आप इसको क्लैप करोगे तो साउंड कैसी होगी, साउंड लाउड प्रोड्यूस होगी। सो द डिफरेंस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गर्ल गिव्स टू द सिंबल्स, क्योंकि एनर्जी दे रही है, कौन एनर्जी दे रही है, ये गर्ल। जो बजा रहा है वो अपनी एनर्जी दे रहा है किसको, सिंबल्स को, और फिर साउंड प्रोड्यूस हो गई है। सो द लाउड साउंड्स हैव मोर एनर्जी देन लो साउंड। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स, ठीक है। लाउड कितना है म्यूजिक, उसको हम डिफाइन करते हैं डेसिबल में। फ्रीक्वेंसी कितनी है यानी पिच क्या है, उसको डिफाइन किया जाता है हर्ट्ज पे, और लाउडनेस डिफाइन की जाती है डेसिबल में, जिसको हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ क्वालिटी, सो क्वालिटी इज द क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड टोन। टोन कैसी है, इट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स of the same pitch and loudness produced by two different sources। तो क्वालिटी, किस तरीके की क्वालिटी है साउंड में, वो बताती है। नाउ इसका कोई मेजर करने का कोई यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। नाउ वी हैव द स्पीड ऑफ साउंड। लाइक ऑलवेज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मेथड थ्रू व्हिच इट ट्रैवल्स, राइट। मीडियम चाहिए साउंड को, साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या सॉलिड या लिक्विड या गैस, ठीक है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब अगर मैं बोल रही हूँ और कोई मुझसे दूर खड़ा है तो क्या मीडियम है, एयर इज द मीडियम। एयर के बीच में जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई जैसे लाइक सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस स्टेट है, सब चीजें किससे मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट होते हैं, जब वो कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। सो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी दूसरे को दे देते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप विद द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलरेडी फिक्स रहते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने आपको टेक्निकली बता दिया है जो कि जरूरत नहीं है अभी, लेकिन बस अंडरस्टैंड दिस कि प्रोटॉन अपनी मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं आगे, क्योंकि वो कोलाइड होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से। सो ये जो कोलाइड करने की जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वो एनर्जी जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाती है, और इस तरीके से साउंड ट्रैवल करती है। फिर नेक्स्ट वाला दूसरे से कोलाइड हुआ, उसने वहां उसको ट्रांसफर कर दी, फिर थर्ड मॉलिक्यूल जो है वो
फोर्थ से कोलाइड हुआ तो उसने वहां से इस तरीके से वेव साउंड जो हमेशा इस तरह से वेवी फॉर्म में ट्रैवल करती है। सो यू हैव एक्टिविटी, इस तरीके से आप अपना एक वैक्यूम, साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। अच्छा, व्हाट इज वैक्यूम चिल्ड्रन? वैक्यूम मीन्स जहां पर एयर प्रेजेंट ना हो। जैसे अगर हम मून पर जाते हैं तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे यहाँ वैक्यूम नहीं है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर की क्योंकि गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मून पर वो प्रेजेंट नहीं है तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, राइट। सो आप अगर मून पर खड़े हो और आपके साथ आपका कोई और आपके साथ गया है और आप उसको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, यू आर स्पीकिंग बट दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट हेयरिंग, बिकॉज साउंड ट्रैवल नहीं होगा। सो साउंड ट्रैवल कहाँ नहीं होता? साउंड ट्रैवल वैक्यूम में नहीं होता। तो ये एक घर पर ही बैटरी यूज की है, एक स्विच यूज किया है, एक बॉटल है जिसको ऊपर से काट दिया गया है और इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल इसमें लगाई गई है और आप देखोगे कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है और उसके बाद इसमें इसको वैक्यूम कर देते हैं, यानी कि इसमें से एयर निकल जाएगी तो फिर साउंड की आवाज आपको नहीं आएगी। तो इससे ये पता चलता है कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। So now the speed of sound through a material increases as the temperature of the material increases. जहां से साउंड ट्रैवल कर रहा है, अगर उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटेस्ट इन गैसेस, क्योंकि गैसेस जो है वो फ्लो करती है। सो फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इंक्रीजेस about 330 meter per second to about 350 meter per second. The air temperature increases from 0 to 30 degree Celsius. So temperature increase करने पर sound की जो speed है वो increase हो जाती है। The speed of light decreases with the increasing density of medium through its passes. तो light, अब हम बात करें light की, तो light अगर टेम्परेचर यानी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज होना जैसे हम देखते हैं फॉग टाइम पे जो बहुत ज्यादा फॉग होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लाइट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू it passes. Its speed is maximum in vacuum and minimum through transparent सॉलिड। so, किसकी स्पीड? वैक्यूम में स्पीड जो है वो बहुत, वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं होता क्योंकि मीडियम चाहिए होता है ना। सो ऑन द कॉन्ट्ररी द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। क्यों सॉलिड होती है? क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड में वो एकदम पास होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये सॉलिड की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे पास होते हैं, और अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में थोड़ा गैप होगा, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। और वेयर एज अगर हम गैसियस की बात करें तो वो तो और दूर होते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है या सबसे ज्यादा स्पीड किसमें सुनाई देगी आपको? सॉलिड में, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड बिकॉज सॉलिड में इसलिए सुनाई देगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो पास हैं, तो वाइब्रेशन होना जरूरी है साउंड प्रोड्यूस होने के लिए। तो जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तभी तो आगे ट्रैवल करेगी वेव्स, ठीक है। तो यहाँ इसने वाइब्रेट किया, साथ में दूसरा मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी मिल गई और उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये पास है इसलिए स्पीड इंक्रीज होती है सॉलिड में। यस, the speed of sound increases with the increasing density of the medium. जो भी मीडियम है, अगर डेंसिटी इंक्रीज है, डेंसिटी यानी हार्डनेस है, डेंसिटी इंक्रीज है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा होगी कंपैरेटिवली गैसियस के। देखो गैसियस में बहुत जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर है। सो द मीडियम एंड जीरो इन वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करता। So light can propagate through vacuum also. Light vacuum में भी क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है। लाइट वैक्यूम में जाती है लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता।
लाइट, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी तो एनर्जी की फॉर्म है, साउंड भी एनर्जी की फॉर्म है। तो लाइट जो है वो विजिबिलिटी, अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन साउंड में अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है साउंड के ट्रैवल करने की। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ऑन द contrary sound cannot travel through vacuum as it requires the presence of medium or travel, right? so medium बहुत जरूरी है। अब हम मेजर करते हैं स्पीड, किस स्पीड से वेव ट्रैवल करेंगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और कितने टाइम में कवर हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड स्पीड। एग्जाम्पल 1, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ अ बुलेट, कितनी स्पीड से साउंड ट्रैवल कर रही है उसको मेजर करना। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, and then you can calculate the speed of the sound. So find the speed of the sound of a bullet that was fixed 4 kilometer away from the person if the person hears the sound of the shot after 20 सेकेंड। सो अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो कितना टाइम हमारे तक पहुंचने में ले रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर एक बुलेट है जो कि 4 किलोमीटर पहले स्पीड, 4 किलोमीटर पहले उसको मतलब उसको शूट किया गया है, तो बुलेट अगर वो शॉट की गई है तो जो पर्सन 4 किलोमीटर दूर खड़ा है उसको वो कितनी देर बाद यानी 12 सेकेंड्स में उसका क्या होता है, उसको सुनाई देगा, राइट। तो कैसे पता चलेगा, तो फॉर्मूला इज डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, उसको आप कन्वर्ट कर दो मीटर में, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट इज 4000 मीटर। नाउ कितना टाइम लगा उसको, अब उस आवाज को उस जो पर्सन 4 किलोमीटर दूर खड़ा है उसको सुनने में, सो दैट वाज 12 सेकेंड। सो यूजिंग द रिलेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड हमें निकालनी है। तो 4000 जो किलोमीटर यानी कि जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड्स, तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आएगा 333.333 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है साउंड को ट्रैवल करने, राइट। So now we have another example, find the distance between an observer। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी हमने स्पीड कैलकुलेट की थी, अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। So डिस्टेंस के लिए है कि टाइम, okay, question we have not read। So find the distance between an observer and bursting cracker। तो एक कोई खड़ा होके देख रहा है, जैसे मैं खड़े होके देख रही हूँ और क्रैकर्स बर्स्ट हो गए हैं। So if the observer hear the sound after 2 seconds, speed of the sound in the air is 340 meter per second। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि जब फायर क्रैकर की आवाज मेरे तक 2 सेकेंड के बाद पहुंच गई है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स का, स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, टाइम और स्पीड को। सो 340 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड, सो आंसर विल बी 680 मीटर। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड एंड डिस्टेंस। नाउ वी हैव द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ वेव कैरीज थ्रू अ सर्टेन एरिया ईच सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी का साउंड है, सिंपल लैंग्वेज ऑफ द साउंड। अ पर्सन स्टैंडिंग क्लोज व्हेन अ गर्ल क्लैप्स द सिंबल्स वुड हियर एन इंटेंस साउंड। एकदम अगर हम जैसे वो गर्ल क्या कर रही थी, वो सिंबल्स को क्लैप कर रही थी यानी मंजीरे बजा रही थी, ठीक है। तो जैसे वो क्लैप किया, अगर कोई पास खड़ा है तो उसको कैसी आवाज आएगी, उसको बहुत हाई इंटेंसिटी की आवाज आएगी, यानी तेज आवाज आएगी। यही अगर हम यहाँ पर खड़े होकर सिंबल्स को क्लैप कर रहे हैं और कोई हमसे दूर खड़ा है तो क्या होगा, उसको लो इंटेंसिटी की आवाज आएगी। सो द साउंड वुड बी लेस इंटेंस फॉर अ समवन स्टैंडिंग फार्दर अवे। तो अगर कोई दूर खड़ा है तो क्या होगा, लेस इंटेंसिटी का साउंड होगा। सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड हमें पता है ना, एम्पलीट्यूड हमने देखा, तो जब पेंडुलम हमने डिस्कस किया था कि जो बॉब है वो कितना दूर जाता है, मैक्सिमम पोजीशन यानी मैक्सिमम लिमिट, और फिर दूसरी तरफ कितना जाता है। तो एक ऑसिलेशन हो रहा है
और एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन मूवमेंट, ऑसिलेटरी मूवमेंट से रिलेटेड है, और एम्पलीट्यूड यानी कि उसके बीच में यानी कितना टाइम लग रहा है जो एंगल बन रहा है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड किससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं? सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू लाउडनेस ऑफ द साउंड, राइट। सो साउंड विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड हैज द ग्रेटर इंटेंसिटी। जितना ज्यादा तेज आवाज होगी, अगर कोई हमारे पास बैठा है तो उसको इंटेंसिटी उसकी आवाज की तेज होगी। जैसे अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है और अगर मैं सीडी प्लेयर के साथ ही बैठी हूँ, गाने सुन रही हूँ यहीं बैठ के, तो मुझे अगर वो साउंड है तो मुझे उसकी आवाज तेज सुनाई देगी। कंपैरेटिवली अगर मेरी मदर जो है वो किचन में वर्क कर रही है, उसी साउंड की जो इंटेंसिटी होगी उनके पास तक पहुंचने में वो क्या हो जाएगा, वो लो इंटेंसिटी का साउंड हो जाएगा, क्योंकि उनको आवाज धीमी आएगी, राइट। उनकी आवाज जो उनको सुनाई देगी उस गाने की, उस म्यूजिक की, वो लो सुनाई देगी। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। नाउ वी हैव डेसिबल स्केल। तो डेसिबल क्या है? इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस और वॉइस कितनी फेंट है उसको हम चेक करते हैं डेसिबल में, ये भी हमें पता है। एम्पलीट्यूड हम चेक करते हैं डेसिबल में। द सॉफ्टेस्ट साउंड a person can hear has the intensity of 0 decibel, और the normal conversation has the intensity about 50 decibel। जो हम नॉर्मल बात करते हैं वो 50 decibel तक होती है। इसके अलावा इंटेंसिव जो साउंड होते हैं जैसे 120 dB, ये पेनफुल होते हैं लोगों के लिए इससे ज्यादा, राइट। सो 0 डेसिबल से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 dB तक अच्छे से सुन सकते हैं। उसके ऊपर जितना डेसिबल साउंड में जाता है यानी जितना लाउड म्यूजिक होगा वो हमारे लिए फिर क्या हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा। नाउ लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। Each increases by 10 dB in intensity multiplies the energy of sound waves 10 times, right? It is the same thing which is explained here. Now Heinrich Rudolf Hertz, इनके नाम पर ही, he was born on 22 February 1857। कहाँ? हैम्बर्ग में बॉर्न हुए थे। इनका नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो ये एक बर्लिन यूनिवर्सिटी से मतलब इनकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हुई थी। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। सो ही लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड इवन टेलीविजन। ही आल्सो डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट which was later explained by Albert Einstein। ये भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट बनाया गया उन्हीं के नाम पर बनाया गया, which is hertz, right? So the crux of this do you know fact कि साइंटिस्ट थे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, उनके नाम पर जो हर्ट्ज है इसको उनके नाम पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट उनके नाम से बना, which is hertz। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Hz। नाउ साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? अभी हमने देखा कि डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप वुड पे स्ट्राइक करोगे तो साउंड थोड़ी डिफरेंट टाइप की होगी, और यही अगर आप किसी मेटल पे स्ट्राइक करोगे तो साउंड डिफरेंट तरीके की होगी। तो डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं, लैरिंक्स होता है हमारे नेक में, लैरिंक्स, और बॉयज में तो ये बहुत क्लियरली विजिबल होता है, विच इज लैरिंक्स। तो बॉयज में ये इस साइड में होता है, राइट। जो बॉयज या गर्ल्स सब में यही होता है, विच इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो वहां से जब हम ब्रीद इन करते हैं तो वो जब एयर उस वॉइस बॉक्स से पास होती है देन साउंड प्रोड्यूस होती है। सो इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। So put your finger on the throat and find the hard down that seems to move when you swallow। जब हम swallow करते हैं, you can touch your neck, swallow करो और यहाँ पर आपको कुछ कुछ hard feel होगा। So this is voice box, right? So this is known as voice box. So it is the upper end of the windpipe। जो हमारी windpipe होती है उसके सबसे ऊपर ये अपर एंड यानी सबसे कोने में वॉइस बॉक्स होता है, सबसे ऊपर। तो जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। इन अ सच अ वे दैट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम द पैसेज ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो अंदर वॉइस बॉक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर दो वोकल कॉर्ड्स होती है अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है। सो वोकल कॉर्ड के बीच में एक स्लिट होती है।
छोटी सी जहाँ से एयर पास होती है। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर वहाँ पास होती है और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। तो वोकल कॉर्ड, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन मस्ट है, तो वो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एंड देन साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ डज द ह्यूमन ईयर परसीव साउंड। अब साउंड प्रोड्यूस हो गया, सुनेंगे कैसे? और हमारा सेंस ऑर्गन क्या है सुनने के लिए? ईयर। वी हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, राइट। तो हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। सो आउटर ईयर जो हम ये पार्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पिना, राइट। तो ये है पिना, और फिर उसके बाद एक अंदर छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कुछ कुछ एक अंदर आपको दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं ईयर कनाल। ईयर कनाल जो आपको अंदर ट्यूब लाइक, मतलब ये पिना है और अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल करके हमारे मिडिल ईयर तक जाती है, राइट। सो द आउटर ईयर इज साउंड कलेक्टर, ये साउंड को कलेक्ट करता है और उसको कहाँ भेज देता है? ईयर कनाल के थ्रू। ये ईयर कनाल, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ ना, तो ये आप देखो, आपको पता चलेगा अपने ईयर में, जो ये कनाल ईयर कनाल तक आगे भेज देता है और ये साउंड वेव्स फिर आगे कहाँ पहुंच जाती हैं? मिडिल ईयर तक पहुंच जाती है, यानी कि ईयर ड्रम, यहाँ पर होता है ईयर ड्रम। सो द विजिबल पार्ट इज शेप्ड समवॉट लाइक फनल। ये पार्ट हमारा कैसा? फनल की तरह, जैसे फनल ऊपर से चौड़ा होता है, ऐसा होता है ना फनल, ऊपर से चौड़ा और फिर नीचे से इस तरीके से पतला हो जाता है। तो सिमिलरली हमारा ये आउटर पार्ट है, इसको फनल की तरह दिखाया, और अंदर जो ये पतला, ये नीचे और पतला हो जाता है, तो ये कनाल, ईयर कनाल, राइट। सो द विजिबल पार्ट इज शेप्ड समवट लाइक funnel. It helps to collect sound waves and direct them into ear canal. अब वहां से जो sound waves है वो कहाँ आ गई? ear canal. अब उसके बाद आता है middle ear, right? So middle ear देखते हैं। So middle ear is the sound amplifier. क्या करता है? It consists the eardrum and 3 tiny bones. इसके अंदर मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती है जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये 3 बोन्स होती हैं और ईयर ड्रम होता है। तो हमारे मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। साउंड वेव्स दैट पास थ्रू द ईयर कैनाल कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। तो ड्रम पे, यानी हमारा ईयर ड्रम है जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं, वहां स्ट्राइक करती है साउंड वेव्स, एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू 3 स्मॉल बोन्स। अब ईयर कनाल से, ये पिना है, ये ईयर कनाल से साउंड ट्रैवल करके कहाँ आया? मिडिल ईयर तक। मिडिल ईयर में क्या है हमारा? ये ईयर ड्रम है और अंदर 3 स्मॉल बोन्स हैं जिसका नाम हमने पढ़ा हैमर, एनविल और स्टिरअप। तो जैसे ही वाइब्रेशंस कहाँ टच होती हैं? ईयर ड्रम तक आती हैं, ईयर ड्रम उसको वाइब्रेट करता है और वो आगे उन 3 बोन्स को ट्रांसमिट कर देता है। अब उसके बाद वर्क आता है इनर ईयर का। मिडिल ईयर तक पहुंच गए, अब हम नेक्स्ट है इनर ईयर। सो इनर ईयर कंटेन्स कोयला। द कोयला इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड लाइंड विद टाइनी हेयर लाइक सेल्स, राइट। तो यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो वाइब्रेशंस बोन से आती है, जो 3 बोन्स आगे वो ट्रांसमिट करके भेजेंगी, वो उसको चेंज कर देता है। बोन आर ट्रांसमिटेड टू द हेयर सेल्स। तो वो 3 बोन्स उस वाइब्रेशन को कहाँ भेजती है? हेयर सेल्स तक भेजती है। द मूवमेंट ऑफ द हेयर सेल्स प्रोड्यूसेस सिग्नल एंड ट्रैवल टू योर ब्रेन। अब वो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं और फिर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचा देता है और ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि हमने क्या सुना है, ठीक है। वो हमें बताता है कि हमें क्या सुना है। कान को नहीं पता, कान को तो बस पता है कि साउंड ट्रैवल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वो वेव्स ट्रैवल हो रही है, वो आउटर ईयर से फिर मिडिल ईयर एंड देन फिर इनर ईयर तक पहुंच गई है, लेकिन एक्चुअली इंटरप्रिटेशन करता है हमारा ब्रेन। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। So have you ever stood in an empty room and heard echoes when you talked very loudly? तो जब हम एक कमरे में बंद होते हैं और हम चीखते हैं, आवाज लगाते हैं, शाउट करते हैं, तो क्या होता है? हमारे को हमारी आवाज लौट कर सुनाई देती है, इको प्रॉब्लम, आवाज गूंजती है, राइट। सो द इकोज आर साउंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑफ सर्फेसेस। रिपीटेड इकोज आर कॉल्ड रिवर्बरेशन। सो रिवर्बरेशन, जो रिपीटेड इको होता है उसको बोला जाता है
सो कॉन्सर्ट हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स, जहाँ पर बड़े बड़े शोज होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, आपके स्कूल में भी ऑडिटोरियम में भी हो सकता है। सो ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल्स में क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल्स ऑन द सीलिंग, जो ऊपर सीलिंग होती है उसके ऊपर सॉफ्ट मटेरियल की सीलिंग बनाई जाती है, एंड ऑफन हैव कर्टन्स ऑन द वॉल्स, तो दीवारों पर कर्टन्स लगाए जाते हैं, बिकॉज साउंड वॉन्ट रिफ्लेक्ट ऑफ सॉफ्ट सर्फेसेस, तो सॉफ्ट सर्फेसेस पे, ताकि साउंड का रिफ्लेक्शन ना हो और इको की प्रॉब्लम ना आए। अगर ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कोई स्टेज शो देख रहे हैं, तो क्या होगा, इको की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे ना, इको होना तो हमारे लिए अनप्लेजेंट हो जाता है, राइट। सो द कर्टन्स एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव, तो कर्टन्स क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो इको वाला इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैन बी यूज्ड टू लोकेट एनी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। Echolocation is the process of locating object by bouncing sound of them. तो echolocation भी एक होता है, इसमें क्या करते हैं कि साउंड से हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। so, जैसे कि बैट्स, डॉल्फिन्स एंड अदर एनिमल्स emit short high frequency sound waves, right, so towards a certain area. So by interpreting the reflected waves, the animals can locate and determine properties of other animals. तो animals को पता चल जाता है ना कि कौन आ रहा है उनके पास, right? तो वो sound waves से identify कर लेते हैं. So doctors use reflection of sound waves in diagnosis, जैसे ultrasound होता है, MRI होता है, तो ये अल्ट्रासाउंड बेसिकली ये साउंड वेव्स पे वर्क करता है. So computers can analyze ultrasonic waves that reflect off our body parts to produce an internal picture of the body. जो अल्ट्रासाउंड जब करते हैं, एक जेली लाइक उस पे एक होता है इंस्ट्रूमेंट सा, उस पे लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका पिक्चर लिया जाता है. तो वो कैसे वो दिखाता है इंटरनल पिक्चर ऑर्गन की, बिकॉज ऑफ द साउंड वेव्स, राइट. सो दीज pictures help doctors to monitor pregnancies, heart problems and other medical conditions. So these are the examples of reflection of sound. Now last topic which is noise pollution. हमने बहुत कुछ पढ़ा साउंड के लिए, pleasant, unpleasant, frequency, amplitude, quality, instruments, राइट, और कैसे ट्रैवल करती है, कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होती है, और हाउ वी हेयर, और कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली हमसे क्या कहा जा रहा है, राइट. सो नाउ इज नॉइज पॉल्यूशन, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा इशू बन रहा है. यानी एक्चुअली लोग जब आप देखते हो कि फंक्शंस होते हैं, मैरिजेस होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड साउंड अपना जो साउंड सिस्टम है उनको रखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में भी साउंड प्रोड्यूस होता है, और अननेसेसरली व्हीकल्स पे हॉर्न्स होते हैं, वो हॉर्न करते हैं. तो ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है, एंड दीज आर नॉट गुड फॉर अस. डफनेस का इशू हो जाता है, हेयरिंग पावर रिड्यूस होने लगती है धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन में रहोगे आप. और इसके अलावा थोड़ा मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, इरिटेशन रह सकती है, राइट, क्योंकि हमारी बॉडी कितना 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड टॉलरेट कर पाती है. So the sound that lacks musical quality, this is called noise. The noise has no definite pitch, so it is rough. Pitch यानी आवाज कितनी तीखी है, इसकी कोई डेफिनेट पिच नहीं है, तभी तो ये नॉइस है, तभी तो ये इसको पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा है. सो इरिटेबल एंड अनप्लेजेंट. A fast running whistling train passing by on flying aircraft produce noise that is very unpleasant and irritable. So rapid industrialization and unplanned use of vehicles and other means of transport have resulted in noise pollution. तो हमें अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इतना ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. Now we have the new words, frequency, pitch. ये इंटरकनेक्टेड हैं. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड बाय अ फोर्स. ऑसिलेशंस कितने हैं एक सेकंड में, और जितने ज्यादा ऑसिलेशंस हैं उतनी ही ज्यादा हाई पिच है. एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस आर रिलेटेड विद ईच अदर. सो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हाई है उतना ही ज्यादा
लाउडनेस है, और जितना एम्पलीट्यूड कम है उतना लाउडनेस कम है. नाउ नॉइस, नॉइस जो इरिटेटिंग हो, अनप्लेजेंट हो, इनडेफिनिट पिच हो, ये सब नॉइस होता है. इको क्या होता है? द इमेज साउंड प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ सुटेबल सरफेस. इसीलिए ऑडिटोरियम में क्या किया जाता है? कर्टन्स लगाए जाते हैं और ऊपर सॉफ्ट सीलिंग लगाई जाती है ताकि साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Now we have the summary. So these points we have already covered. So you can go through these points. Let's directly move to the exercise. So children, let's do the exercises. First question: the frequency of a sound wave is inversely proportional to the time period. Next one: the maximum distance of a vibrating body from its mean position. This is called amplitude. The loudness of the sound depends on what? Amplitude. Which of the following musical instrument are different from others? So, flute is different क्योंकि flute को हम कैसे बजाते हैं? एयर से, यानी कि विंड ब्लो करते हैं. ये विंड इंस्ट्रूमेंट है. बिना सितार और गिटार ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज द साउंड वेव्स ट्रेवल्स द स्लोएस्ट इन ड्राई एयर. बाकी सब जगह मॉइस्चर, लिक्विड एयर, आइस, तो स्लोएस्ट जो है वो ड्राई एयर में ट्रेवल करती है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. Time taken by an object to complete one oscillation, this is called time period. Loudness is determined by the amplitude of vibration. Third, the unit of frequency is hertz, Hz. Unwanted sound is called noise. Next is the number of oscillation produced in 1 second. This is called frequency, and the sound can travel in solid, liquid and gases. Now move to the next question, which is true or false. So first statement, this human beings can hear sound of frequency up to 40,000 hertz. This is false. 20,000 hertz is the maximum limit. When the skin of the tabla is tightened, it gives out sound of lower pitch. False. Higher pitch. So the SI unit of loudness is hertz. False. Decibel. Fourth statement, vocal cords of men are shorter than those of women. So ये statement false है क्योंकि men का vocal cord women के vocal cord से बड़ा होता है. Sound has 3 basic characteristics. This is correct. So we have reached the end of this chapter and we'll meet in the next class. Till then, stay tuned. Bye.